रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रोटी, अच्छा खाना। हम जीवन जीते क्यों हैं? अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए। खाना का परिभाषा चेंज हो गया। पहले रोटी मतलब एक सिंपल सी रोटी होती थी, मक्खन के साथ, घी के साथ, मट्ठे के साथ में खा लेते थे। आज भी गांव में जाओगे ना, अंदर ही अंदर में तो सिंपल खाना ही चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम अमीर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम सब न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं। पहले तो क्या था, जॉइंट फैमिली हुआ करता था तो एक महाराज था जो किचन के अंदर में सबके लिए खाना बना रहा, या मम्मी बना रही है, ये वड़वर सांझा चूल्हा बनता था और उसके अंदर में सबको ही खाते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई और सब वर्किंग हो गए, हस्बैंड वाइफ सब वर्क कर रहे हैं, बच्चे अपने अपने जीवन में जी रहे हैं। तो बेसिकली लाइफस्टाइल हम सब का चेंज हो गया है और उस लाइफस्टाइल के अंदर में रोटी की परिभाषा चेंज हो गई। अब रोटी एक घर में बना हुआ सादा खाना नहीं रहा। अब रोटी का मतलब हो गया बाहर से मंगवा लो, कुछ भी खा लो, है ना। और जो बाहर से मंगवा लो वाला कल्चर है, उसके अंदर में एक सेक्टर है जो कि ग्रो कर रहा और आने वाले टाइम पे ग्रो करेगा। दोस्तों, मुझे इन्वेस्टमेंट थीम्स रिकॉर्ड करने में बड़ा मज़ा आता है। क्यों रिकॉर्ड? क्योंकि इन्वेस्टमेंट थीम्स ऐसा थीम्स होता है ना जिसमें कोई स्ट्रक्चरल रीज़न है इन स्टॉक्स में या इस सेक्टर के अंदर में तेज़ी होने का। और तेज़ी ज़रूरी नहीं कि अभी आएगा, तेज़ी कभी भी आ सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट थीम जो पुराने वीडियो अगर देखोगे, उसमें मैंने क्या कहा है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो गिरे हुए भाव में लेना आपका दायित्व है। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो तो मोमेंटम जब आएगा तब लेना आपका दायित्व है। एक सेक्टर मुझे लगता है कि हम सबको जानना चाहिए इसके बारे में, वो है QSR इंडस्ट्री, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। आज के रेट में इसके स्टॉक प्राइसेस अब गिरे हुए हैं, बट आपको याद है जब मैंने EMS थीम पे रिकॉर्ड किया था तो उस समय भी डिक्सॉन वगैरह सब गिरे हुए थे, लेकिन जब मोमेंटम आया तो ज़बरदस्त था। सिमिलरली QSR एक ऐसा सेक्टर है जिसने पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कोविड के जस्ट बाद में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। अभी आज के रेट में इनमें परफॉर्मेंस कमज़ोर है, बट मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है जो वापस से आएगी और शायद उस समय एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर आप पैसा बना पाओगे। और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो इन सब स्टॉक्स के अंदर में वैल्यू हमेशा हमको नज़र आएगा। तो आज की वीडियो में फोकस करते हैं QSR इंडस्ट्री के ऊपर में और आपको बताते हैं। लेकिन चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, 2024 का मेरा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ? बिकॉज यूट्यूब को ही पता लगना चाहिए ना कि ये बंदा सही काम कर रहा है और इसको भी उस औंधे तक लेके जाना चाहिए ताकि और वो वीडियो मेरे लोगों तक पुश कर पाएगा। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर, बस छोटी सी आश है आपसे, आप तो कर ही रखें, साथ में अपने दोस्तों को भी करवा दीजिए। तो QSR इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फूड सर्विस मार्केट, जो ये फूड खाना वाला मार्केट है ना, जो घर के बाहर का खाने का मार्केट है, इसको अगर हम एक नंबर दें तो ये $51 बिलियन का मार्केट है। $51 बिलियन कितना हुआ? 51 इंटू मोटा मोटी अगर 8,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 लाख करोड़ रुपए का ये मार्केट है। और इसके अंदर में 2/3 2/3 जो है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ये जो हमारी गलियों के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं ना, जो हमको वड़ा पाव देते हैं या हमको डोसा देते हैं, इडली देते हैं, मुड़ी देते हैं, ये 2/3 मार्केट है। 1/3 ही मार्केट अभी तक ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। तो 67% इज स्ट्रीट स्टॉल्स और कियोस्क, 7% इज कैफ़े या बार, जो कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ हम लोग बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, या बार जहाँ पर बियर पीते हैं। फुल सर्विस रेस्टोरेंट जो है वो 17% है। और लिमिटेड सर्विस रेस्टोरेंट का मतलब हो गया कि एक ही आइटम, इतना ही आइटम देंगे, बस खा लो और निकल लो। बेसिकली इसको आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, वो है 9%। अगर ऑर्गेनाइज मार्केट की बात करें, एक बार 2/3 को भूल जाते हैं, 1/3 की अगर बात करें तो उसके अंदर में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट करीबन 43% है, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट करीबन 24%, मतलब जहाँ बैठ के खाना खाया जाता है, जहाँ प्रॉपर टेबल चेयर वाला होता है। क्विक सर्विस में क्या, खड़े रह के खाते हैं, प्लेटफॉर्म रहता है, आओ खा के चला जाओ, वहाँ पर डिलीवरी ज़्यादा होती है रादर देन वहाँ लोग जाके खाते हैं। कैफ़ेज़ जो है वो तकरीबन 17% है, PBCL तकरीबन 14%, और फाइन डाइनिंग जो है, जो कि एक्सपेंसिव डाइनिंग है,
उसका तकरीबन 2% है। फाइन डाइनिंग ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होता है, वहाँ पर पर्सन का रेट आप मान लीजिए मोटा मोटी 2,500 रुपया, 2 से 2,500 आपका पर पर्सन लगेगा फाइन डाइनिंग के अंदर में। बट QSR का देखोगे तो एनीवे बिटवीन 350 से 400 रुपया में एक QSR का कंजम्पशन हो जाता है फॉर 2 पीपल। कैजुअल डाइनिंग और QSR में डिफरेंस क्या है? कैजुअल डाइनिंग के अंदर में टिकट साइज हाई रहता है, जैसे कि मैंने कहा, QSR में लो रहता है। डिलीवरी जो है कैजुअल डाइनिंग में कम रहती है, लेकिन QSR के अंदर में डिलीवरी, इनफैक्ट डिलीवरी ही मेन होता है QSR के अंदर में। ओकेजनल डाइनिंग जनरली मोर ओकेजनल होता है, मतलब साल में आप प्रॉब्ली 5 बार 6 बार कैजुअल डाइनिंग कर लोगे, बट QSR में आप रेगुलर करते हो। प्रॉब्ली कुछ लोग तो मैंने देखा मेरी ऑफिस में डेली करते हैं। एनीवेज ओकेजनल कॉन्सेप्ट, देखिए कैजुअल डाइनिंग के अंदर में रिस्क बहुत आई है, बिकॉज सीज़न चेंज होते हैं, ट्रेंड चेंज होता है। टिपिकली मैंने देखा है 3 से 4 साल 5 साल तक की लाइफ होती है, उसके बाद आपको वापस से केपेक्स करना पड़ता है, पूरा लेआउट को चेंज करना पड़ता है। बट QSR जो है वो रिस्क रिलेटिवली लेस है, बिकॉज चल गया तो चल गया, है ना। कस्टमर का मेच्योरिटी फाइन डाइनिंग में ज़्यादा मेच्योर कस्टमर होते हैं, और नॉन फाइन डाइनिंग QSR के अंदर में यंग ज़्यादा लोग होते हैं, कम मेच्योर लोग होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन कम होती है कैजुअल डाइनिंग में, और QSR के अंदर में जैसे मैकडोनल्ड बर्गर बोलते हैं ना, एकदम स्टैंडर्ड है, कहीं भी चले जाओ बर्गर वैसा ही टेस्ट करता है, तो स्टैंडर्डाइज्ड है। शेफ़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन डाइनिंग के अंदर में, और QSR के अंदर में शेफ़ का रोल नहीं है, प्रोसेस का ज़्यादा रोल है। इसलिए एक फैक्ट्री सेटअप जो एक कॉन्सेप्ट अभी चला हुआ ना, वो है क्लाउड बेस फैक्ट्री किचन, क्लाउड किचन। तो फैक्ट्री सेटअप पॉसिबल है बिकॉज बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है, और स्केलेबल कैजुअल डाइनिंग लेस स्केलेबल है, और QSR जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है। ऑल्दो उसका प्राइस पॉइंट कम है, बट स्केलेबल काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो टिपिकली जो फाइन डाइनिंग होते हैं उसके अंदर में, अभी हम लोग QSR की बात करते हैं, चलिए फाइन डाइनिंग को छोड़ देते हैं, बट उसके अंदर में फास्ट फूड जॉइंट्स जो QSR होते हैं उसमें साइज़ क्या है स्टोर का और कहाँ सिचुएटेड है। मेन रोड पे होगा, मेन सिटी में होगा, तो ऑब्वियसली उसका यूनिट इकोनॉमिक्स अलग वर्क करता है, और अगर मेन रोड में नहीं होगा, बाहर होगा, टिपिकली ये सब मेन रोड में ही होते हैं, बट अगर मेन रोड में नहीं होगा, बाहर होगा, तो उसके यूनिट इकोनॉमिक्स अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो एक कॉमन पैरामीटर जो यूज़ होता है इस इंडस्ट्री के अंदर में वो है एवरेज डेली सेल्स, मतलब कितना माल बिका ऑन एन एवरेज डेली, मतलब साल भर का सेल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज जब शॉप ओपन थी, टिपिकली वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहती है, और डिवाइडेड बाई कितने स्टोर्स है। तो टिपिकली एक शहर के अंदर में काफ़ी स्टोर्स होते हैं, तो उसको अगर डिवाइड कर ले तो एवरेज डेली सेल्स पर स्टोर आ जाता है। मेजर कंपनी जो इस डोमेन के अंदर में है वो है देवयानी, सफ़ायर, वेस्टलाइफ। मैं कंपनीज के बारे में बाद में बात करूंगा, बट अगर आप देखो तो मोटा मोटी एक रेंज यहाँ पर नज़र आता है कि पर स्टोर एवरेज डेली सेल्स जो KFC है उसका तकरीबन 1,17,000 है, पिज़्ज़ा हट का जो है वो 42,000 है, कोस्टा इंडिया का तकरीबन 35,000 है, वैंगो इंडिया जो कि साउथ इंडियन में काफ़ी फेमस है 32,000 है, इत्यादि। तो बेसिकली एक टिपिकल साइज़ पता लगता है कि डेली बेसिस पे कितना माल बिकता है इन QSR रेस्टोरेंट्स के अंदर में। एक और जो कॉन्सेप्ट है पैरामीटर वो है SSSG विच इज़ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये देखना है कि क्या QSR अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसमें एक तो हो गया कि भाई नए स्टोर्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज नए स्टोर्स बन रहे हैं, रेवेन्यू में भी ग्रोथ आ रहा है, और ऑब्वियसली एक्सपेंशन भी हो रहा है। दूसरा हो गया कि जो स्टोर ऑलरेडी है, क्या वो स्टोर में पिछले पीरियड के मुकाबले इस पीरियड के अंदर में सेल्स बढ़ा है क्या। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस इंडस्ट्री के अंदर में, और वो ग्रोथ कैसे अचीव होता है, बाई हायर वैल्यू रियलाइजेशन from the same customer, by more footfalls in the location, or by obviously selling more goods to the same customer. जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि ईयर 1 के अंदर में अगर सेल्स 4 स्टोर मिला के 100 है, और कुछ स्टोर्स के अंदर में बढ़ रहे हैं, कुछ स्टोर्स के अंदर में वहीं पर ये मिला के 108 हो रहे हैं, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो 8% के करीब एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाने के लिए रखा। ना इंडिया के अंदर में अगर आप देखें तो
इंडिया एज अ जीडीपी अगर हम इसका ग्रोथ को एवेल्युएट करें तो हम तकरीबन फ्रॉम अ CAGR पर्सपेक्टिव हम 6% CAGR में ग्रो करें। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट डेटा आया था हमने 8% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म CAGR की बात करें तो 6% है। वेरेज अगर QSR मार्केट देखें इंडिया में वो $51 बिलियन का है, बट बाकी कंट्रीज को देखो ना तो बहुत ही बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट तो इंडिया का बेस इतना छोटा है और GDP ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, बिकॉज अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारे जो बिहेवियर है बाहर खाना खाने का वो भी ग्रो करेगा। तो इट्स अ मार्केट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो। रीज़न क्या है इंडिया के ग्रोथ होने के? रीज़न 3 मेजर रीज़न से। पहला हो गया कि भाई GDP पर कैपिटा इंडिया का ग्रो कर रहा है। आज की डेट में हमारा GDP पर कैपिटा तकरीबन $2500 है, और ऐसा लोग कहते हैं कि 2500 से 3000 की जर्नी ना बहुत जल्दी से होती है, और 3000 से 4000 की जर्नी तो एकदम ज़बरदस्त होती है। जैसे पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगा वैसे वैसे हमारे प्रेफरेंसेस ग्रो करेंगे, और हम खाना जो है खाली रोटी तक सीमित नहीं करेंगे, हम और भी वैरायटी ऑफ खाना में मूव करेंगे। अर्बनाइजेशन मतलब इंडिया रूरल इकोनॉमी से ज़्यादा अब अर्बन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 40 एक्सपेक्टेशन है कि 40% ऑफ आवर इकोनॉमी विल बिकम एन अर्बन इकोनॉमी बाय 2030। और यंग पॉपुलेशन, इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन दिस होल वर्ल्ड, और एवरेज एज ऑफ इंडियंस इज अराउंड 28.7। मैक्सिमम लोग जो है यंगस्टर जो है हमारा पॉपुलेशन जो है वो 15 से 34 साल के बीच में। और यंगस्टर्स तो आपको पता है ना, बाहर आपके घर में भी होंगे, बाहर खाना खाने में कितने इंटरेस्टेड है। घर का खाना तो आजकल किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो एक एज के बाद में लोगों को रियलाइज़ होता है, जैसे मेरे एज हो गई 40+ हो गया, तो अब रियलाइज़ होता है कि घर का खाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाहर कितना खा लोगे, अल्टीमेटली आपका बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है बहुत ज़्यादा बाहर का खाना। लेकिन यंगस्टर्स जो है दे वांट टू ईट आउटसाइड, एंड दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। इमर्जिंग ट्रेंड क्या है? तो इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इन स्मॉल टाउन्स। फूड एग्रीगेटर्स जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वो लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो लोग अपने पोर्टफोलियो में और भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा के अलावा और भी चिकन और ये सब भी बहुत सारे वेंडर्स बहुत तरीके की चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। और मेनू इनोवेशन हो रहा है, हाइब्रिड इनोवेशंस हो रहा है। कई ऐसे मैं खुद ही कैलकाटा के अंदर में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनमें से अजब इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए चीज़ों को लेके आ रहे हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है। इंडिया ओवरऑल प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था प्रीमियमाइजेशन पे, तो खाने के मामले में भी एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, और इंडिया के अंदर में एक अलग ही तरह का एक वर्किंग हो रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस सेक्टर के लिए। अगर आप ग्रोथ वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा किस सेगमेंट ऑफ खाने में QSR में ग्रोथ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखिए पिज़्ज़ा में हो रहा है। पिज़्ज़ा जो 2015 से 20 के बीच में 13% एनुअलाइज्ड ग्रो किया था, 15 से 25 का अगर हम पीरियड देखेंगे तो वो 18% CAGR होगा। मतलब आने वाले टाइम में और अभी तक पिज़्ज़ा बहुत अच्छा ग्रो किया है। इंडियन एथनिक्स भी ग्रो किया है। जो नॉनवेज है, पर्टिकुलरली फ्राइड आइटम है, वो डिग्रो कर रहा है, और बर्गर और सैंडविच जो है वो अपना ग्रोथ को बरकरार रख रहे हैं, विच इज़ अराउंड 19 to 20%। कुछ कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस है, कुछ ब्रांड्स की मैं आपको बता रहा हूँ। मेजरली जो ब्रांड्स इस डोमेन में है वो है डोमिनोज, KFC, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग। यही बड़े प्लेयर है, बाकी अनऑर्गेनाइज में तो बहुत प्लेयर्स है, और इंडियन भी कई ऐसे ब्रांड्स हैं वो अब धीरे धीरे करके उभर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे कैलकाटा का एक बहुत बड़ा QSR ब्रांड है वाव मोमो, जिसके फाउंडर है सागर, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है इंडिया बेस भी काफ़ी बड़े ब्रांड्स बनेंगे इस डोमेन के अंदर में, बट जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं, जो कि ये मेजर नाम से। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। अब इन इंटरनेशनल ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी यहाँ पर कंपनीज ने ले रखी थी सालों साल से, और वो कंपनीज ग्रो कर रही हैं बाय वर्च्यू ऑफ टेकिंग फ्रेंचाइजी। जैसे जुबिलेंट फूडवर्क, देवयानी, सफाया, वेस्ट लाइफ, इन सब ने रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी ले रखा है। जैसे जुबिलेंट ने डोमिनोज का 2 रीजन का फ्रेंचाइजी ले रखा है, फिर डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले रखा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी 2 रीजन का फ्रेंचाइजी वेस्ट लाइफ ने ले रखा है, 2 रीजन का कोई और ले रखा है। सिमिलरली KFC का फ्रेंचाइजी, पिज़्ज़ा हट का फ्रेंचाइजी, कोस्टा कॉफ़ी का फ्रेंचाइजी, सबके फ्रेंचाइजीज इन रिस्पेक्टिव कंपनीज ने ले रखा है, एंड ऑल ऑफ देम हैव शोन फिनोमिनल ग्रोथ इन स्पेशली लास्ट 5 years ऑफ दिस जर्नी। एनुअल स्टोर एडिशन का नंबर देखें तो अगेन जुबिलेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 217 के करीब स्टोर हो जाएंगे इसके। देवयानी जो है वो 273 के स्टोर्स हो जाएंगे।
एंड सफ़ायर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 145 स्टोर्स मतलब एनुअल हर साल इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे स्टोर्स तो बहुत ज़्यादा है, एक डेटा है मैं आपको दिखाऊंगा, बट सालाना ये लोग 200 स्टोर्स ऐड कर रहे हैं इंडिया के अंदर में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये भी कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में। ये है कितना केपेक्स हो रहा है। तो इंडियन क्यूएसआर कंपनी जो ऑपरेट करती है वो हेल्दी मार्जिन पे ऑपरेट करती है और आने वाले 3-4 साल के अंदर में एक अच्छा केपेक्स एक्सपेक्टेड है। जैसे जुबिलेंट का तकरीबन 585 करोड़ 585 करोड़ का केपेक्स, देवयानी का 457 करोड़ का केपेक्स। तो एक लाइंड अप है कि ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं, इन लोग को भी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो फ्यूचर के अंदर में देखिए अल्टीमेटली जितने ज़्यादा स्टोर्स खुलेंगे, जितने ज़्यादा जोग्राफीज़ को कवर करेंगे लोग, उतना ज़्यादा उनका टॉप लाइन में इम्पैक्ट दिखेगा और उतना ज़्यादा उनका बॉटम लाइन में इम्पैक्ट लगेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इन सब का जो ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन है वो तो डिफाइंड ही है। रॉयल्टी जो कि इन लोग को पे करना पड़ता है टू देयर फॉरेन काउंटर पार्ट, तो जुबिलेंट 3% देता है, देवयानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हाँ, अगर सपोज रॉयल्टी में कुछ भी चेंजेस होता है, मैकडोनल्ड्स का जैसे 4% रॉयल्टी है, जो बोला वो इंक्रीज़ करके शायद 8% कर देगा। अगर रॉयल्टी में कुछ भी चेंजेस होता है ना तो उसका इम्पैक्ट सीधा बॉटम लाइन के ऊपर में आता है, तो स्टॉक प्राइस पर उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमको हमेशा ट्रैक करना चाहिए। ये रॉयल्टी के बाद भी ये कंपनीज अच्छा कर रही है, अच्छा ग्रो कर रही है। ये मोटा मोटी टेबल जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, जहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग ग्रॉस मार्जिन बताया जा रहा है, कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं, कितना रॉयल्टी पे खर्चा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो डोमिनोज तकरीबन 78% ग्रॉस मार्जिन कमाता है, मैकडोनल्ड्स 65% ग्रॉस मार्जिन का मतलब हो गया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उससे जो लास्ट में जो बचा विच इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ पर मेंशन है। KFC 65% ग्रॉस मार्जिन, सबवे 65% ग्रॉस मार्जिन, बर्गर किंग 65% ग्रॉस मार्जिन, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे करके अगर हम सबका ग्रॉस मार्जिन देखें तो ऑब्वियसली डोमिनोज सबसे ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन, बिकॉज डोमिनोज है क्या, पिज़्ज़ा होता है क्या, मैदा ही तो है, उस पर थोड़ा टॉपिंग्स होता है, अदरवाइज मैदा हम सब खा रहे हैं पिज़्ज़ा के नाम पे और इनको अच्छा खासा ग्रॉस मार्जिन हम कमाने का मौका दे रहे हैं। ये हो गया। मैंने बताया आपको ये मोटा मोटी ये पीपीटी वैसे मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, ताकि आप डिटेल में जाना चाहे तो जा सके। देखिए मेरा आइडिया ये वीडियो बनाने का ये रहता है कि मोटा मोटी आपको एक थीम बता दूं, और अगर आपको डिटेल इसके अंदर में जाना है तो आपको खुद का भी और डिटेल होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो कल जाके स्टॉक्स ले लो, ऐसा मत करिएगा। मैं तो एक आपको एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ कि देखो ये अच्छा थीम है, इस पर और काम करो और इससे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमको दिख सकते हैं। तो मैंने ये पीपीटी बना दी, आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप डाउनलोड करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें और उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन करें। सो ये जो 4 कंपनीज है, जुबिलेंट, देवयानी, सफायर और वेस्ट लाइफ, इनका अगर हम डेटा देखें तो जुबिलेंट के पास तकरीबन 1920 स्टोर्स है, देवयानी के पास तकरीबन 1250, सफायर के पास 741 और वेस्ट लाइफ के पास 357, और सबके ओवरऑल रेवेन्यू पर स्टोर और जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वो मेंशन कर दिए। ग्रॉस मार्जिन का फिगर मैंने आपके साथ शेयर किया। नेट मार्जिन अगर देखें तो जुबिलेंट का नेट मार्जिन तकरीबन 8% है, देवयानी का तकरीबन 9.5% है, सफायर का 10% है और वेस्ट लाइफ का तकरीबन 5% है। भाई जितना लो वैल्यू आइटम में जाएंगे वहाँ पर नेट मार्जिन उतना ही कम होगा, बिकॉज सर्विस डिलीवर करने का जो है वो तो कॉस्ट लगता ही है। अब स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात करते हैं। तो जो मेजर स्टॉक्स है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि डोमिनोज जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जुबिलेंट इसको ओन करता है। अब जुबिलेंट ने डोमिनोज के अलावा अब डंकिन डोनट्स पे भी एक्सपेंशन किया। वो हांगकांग किचन का होम ग्रोन ब्रांड उसने लॉन्च किया है, हांगकांग किचन, तो उस पर भी वो फोकस कर रहा है। डोमिनोज का राइट इसके पास में है फॉर श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। अभी भी रेवेन्यू देखें तो 72% डोमिनोज से आता है, अदर ब्रांड से अराउंड 22%, बेवरेज एंड डेजर्ट से अराउंड 3% और अदर्स से 3%। स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ, सस्ता नहीं है सब स्टॉक्स, बिकॉज देखिए जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर होंगे ना उनके अंदर भी जो स्टॉक्स है वो एक्सपेंसिव होंगे, वो सस्ते किसी भी एंगल से नहीं होने वाले हैं। उसके बाद है देवयानी जो कि ओन करता है कोस्टा कॉफ़ी, KFC और पिज़्ज़ा हट। बेसिकली यम ब्रांड्स जो है उसके 3 कोर ब्रांड्स है उसको वो ओन करता है, और
इसमें KFC 64% है, पिज़्ज़ा हट 28% है, कोस्टा कॉफ़ी जो है 8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इन सब के आप देखोगे ना तो आपको हाई मिलेगा, बिकॉज ये ग्रोथ है, प्लस लास्ट कुछ क्वार्टर से इसके ग्रोथ भी कम हुआ है, तो स्टॉक प्राइसेस उतना करेक्ट नहीं किए जितना ग्रोथ करेक्शन हुआ है, इसलिए ये स्टॉक सारे अभी एक्सपेंसिव हैं आज के रेट में। सफायर फूड ओन करता है टैको बेल, KFC और पिज़्ज़ा हट। आपको दिखा होगा KFC 2 जगह, तो एक्चुअली दिव्यानी और सफायर फूड के अंदर में रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक नॉन वेज पे बहुत फोकस करता है और एक वेज पे बहुत फोकस करता है, इसीलिए दोनों में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन है। बाकी टैको बेल और पिज़्ज़ा हट जो है वो सफायर ओन करता है। एक्चुअली वही बात मैं कहना चाह रहा था कि दिव्यानी जो है वो नॉनवेज एरिया में भी एक्सपेंड कर रखा है काफ़ी, और सफायर फूड जो है वो ज़्यादातर वेज एरिया पे ज़्यादा इसका फोकस है। क्या मैकडोनल्ड्स हम सब जाते हैं, हम सब खाते हैं वहाँ पे, बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैकडोनल्ड्स का जो ओनरशिप है इंडिया में, फ्रेंचाइजी है, वो वेस्ट लाइफ ले रखा है। और उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 341 रेस्टोरेंट्स है, उसमें 67% ड्राइव थ्रू है, 156 मैककैफीज़ है, और 118 जो है वो एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर रेस्टोरेंट्स है, जो कि फुल सर्विस है, वहाँ बैठ के आप प्रॉपर्ली खा सकते हैं। मैकडोनल्ड का 57% सेल्स जो है वो ऑनलाइन है, जो कि उसके मोबाइल ऐप से आता है, जिसका डाउनलोड जो है वो 22 मिलियन डाउनलोड है मैकडोनल्ड्स का। बर्गर किंग बर्गर के लिए बहुत फेमस है। कभी खाया आपने? मैंने नहीं खाया, मैं उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ बर्गर का, बट लोग कहते हैं कि बहुत डिलीशियस है, स्पेशलाइज्ड है। बर्गर किंग ओन करता है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड नाम है, पहले उसका नाम कुछ और था, अब उसने नाम चेंज कर दिया। और 58% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो डाइनिंग कस्टमर से आता है, बाकी जो इसका 42% है वो ऑनलाइन ऑर्डर से आता है। इसके अलावा ये जो डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स है, उसके अलावा ऐसे बहुत प्रॉक्सी प्लेस हैं जो QSR को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप बर्गर खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक आपको मिलेगी साथ में। जैसे आप जो टोमेटो सॉस मांगते हैं तो उसको भी कोई मैन्युफैक्चर करता होगा। ब्रेड ये लोग प्रोक्योर करते हैं ब्रेड कहीं से, तो उसका मैन्युफैक्चरर है। तो ये प्रॉक्सी प्लेस भी बड़े इंटरेस्टिंग प्लेस होते हैं। तो इसके अंदर में ADF फूड है जो पिकल्स बनाता है, टेस्टी बाइट है जो केचप बनाता है, मेगा स्टार जो व्हीट फ्लावर सप्लाई करता है, मिसेस बेक्टर जो है वो ब्रेड सप्लाई करता है, वरुण बेवरेज जो पेप्सी का फ्रेंचाइजी है यहाँ पे, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। तो आप कहीं भी किसी ये सब जगह जाओगे तो वहाँ पेप्सी आपको ज़्यादा मिलेगी। और आरती फार्म लैब्स जो है वो जेंथीना प्रोड्यूस करता है, जो कि बेसिकली कैफीन एक तरीके का है, राइट। तो ये हो गया मोटा मोटी, हमने इस इंडस्ट्री के बारे में जान लिया। अब हमको अप्रोच कैसे करना है, तो एज यूजुअल मेरा थॉट वही रहता है कि एक इन्वेस्टमेंट आइडिया जो मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने एक और वॉच लिस्ट ऐड कर दी QSR के नाम पे, और उसके अंदर में ये सारे स्टॉक्स मैंने ऐड कर दिए। अब मुझे करना क्या है, देखिए अगेन दो चीज़ें हैं। ये जो मेरा टेम्पलेट है जिसमें मंथली और वीकली बेसिस पे जो चार्ट मूवमेंट है, स्टॉक प्राइस मूवमेंट है, उसको मैं ट्रैक करता हूँ। बाय द वे कुछ लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जाके लोगों ने ले लिया। भाई ये बात समझिए कि आप, ये थीम्स है, ये लॉन्ग टर्म थीम्स है जो इंडिया में प्ले करेंगे। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको कांस्टेंट बाई करते रहना पड़ेगा एज एन SIP, राइट। और अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर है तो मोमेंटम का वेट कीजिए, और जब मोमेंटम आए तभी उन स्टॉक में पार्टिसिपेट कीजिए। अब मोमेंटम देखिए क्या होता है, मोमेंटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड RSI। तो आप जैसे वरुण बेवरेज को देखिए कि, तो स्टॉक के अंदर में हमको ये देखना है कि क्या मंथली बेसिस पे RS पॉजिटिव है, जैसे वरुण बेवरेज का RS कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है, करेक्ट। और वीकली बेसिस पे भी क्या RS पॉजिटिव है, जैसे अभी वीकली बेसिस पे RS नेगेटिव है तो अभी मैं एंटर नहीं करूँगा, सॉरी ये IFG है। तो एक बार वरुण बेवरेज में चलते हैं। तो RS क्या इसमें पॉजिटिव है, इसमें काफ़ी दिनों से RS पॉजिटिव है, और ये ट्रेंड एकदम ज़बरदस्त ऊपर की तरफ ट्रेंड है। क्या ये महंगा हो गया है? ऑब्वियसली ये बहुत महंगा हो गया बिकॉज ग्रोथ है। क्या इसमें रेवेन्यू जो है वो थोड़ी फ्लैटन हो रही है? देखिए रेवेन्यू ग्रोथ तो है बट सीजनैलिटी है, तो एक बार रेवेन्यू फ्लैटन हो रही है बट EBITDA मार्जिन भी कम हो रहा है। तो क्या मैं इस स्टॉक के अंदर में अभी पैसा डालूंगा? मैं नहीं डालूंगा। बेक्टर फूड क्या RS पॉजिटिव है? क्या EBITDA मार्जिन सही है? सही है। रेवेन्यू ग्रोथ है? सही है। सब कुछ सही है। वीकली बेसिस पे क्या RS पॉजिटिव है? नहीं, अभी नेगेटिव हो गया। क्या मोमेंटम का वेट करूंगा, जब वीकली में RS पॉजिटिव होगा तब मैं इसमें एंट्री मारूंगा। मेगा स्टार क्या RS पॉजिटिव है मंथली? यस है। क्या सेल्स ग्रोथ हो रहा है? नॉट सो मच। EBITDA क्या गिर रहा है? क्या मुझे इसमें पैसा डालना चाहिए? अभी मुझे नहीं डालना चाहिए। टेस्टी बाइट्स क्या RS पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। क्या ये स्टॉक में सेल्स ग्रोथ है?
है, लेकिन मोटा मोटी सीजनैलिटी के कारण अभी फ्लैट हो गया। क्या एबिटा पॉजिटिव? एबिटा देखिए गिर रहा है, इसका वीकली भी आरएसएस में नेगेटिव है, तो मैं इसमें पैसा नहीं डालूंगा। बेसिकली मेरी सोच ये है कि मैं हमेशा उन्हीं स्टॉक या सेक्टर या थीम्स पे पैसा डालता हूँ जहाँ मोमेंटम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने जब ईएमएस थीम बनाया था तो हमने डिक्सन और एम्बर और ये सब के बारे में बात की थी। अब देखिए जब से ये स्टॉकों ने आरएस पॉजिटिव दिया, ब्रेकआउट दिया है और एबिटा सेल्स भी ग्रोथ है और एबिटा भी मेंटेन कर रही है कंपनी, तब से ये स्टॉक के प्राइसेस जो है वो चल रहे हैं। आइडियली आई विल ओनली पार्टिसिपेट इन अ स्टॉक व्हेन देयर इज अ momentum and when there is a support from the fundamental, otherwise मैं वो स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और अगर मोमेंटम ड्राई डाउन हो रही है, अगर नीचे जा रहा है मोमेंटम फॉर वट एवर रीजन, देन ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक एज वेल। जैसे आज हमने QSR पे बात की, क्या QSR में कोई भी स्टॉक है जिसमें हम एक एंट्री ले सकते हैं? तो अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे सारे स्टॉक्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी वीक है, तो मैं अगर मोमेंटम इन्वेस्टर हूं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। बट ऑब्वियसली अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो और इस थीम में आप बिलीव करते हो, तब फिर आप एज एन SIP इस वजह से कुछ स्टॉक्स जो आपको और फॉलो ऑन रिसर्च करके आप कन्विंस हो जाएंगे, कुछ स्टॉक्स में आप शायद अपना SIP बुक रन करना चाहेंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी थीम्स पे मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लो। इन्वेस्टमेंट थीम्स का मेरा एक वॉच लिस्ट है, उसको भी आप देख लो। उसमें से आप फॉलो ऑन रिसर्च करो, खाली मेरे बोलने पे मत पैसे डालो। फॉलो ऑन रिसर्च करो और कुछ कुछ स्टॉक्स हर थीम में से पिक करके अपना एक बास्केट बना लो और उस पर रेगुलर SIP करते रहो और उस थीम को क्लोजली ट्रैक करो। अगर कोई भी स्टॉक क्वार्टरली बेसिस पे फंडामेंटली अपना वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, अगर रिजल्ट नेगेटिव हो रहे हैं, मैनेजमेंट अगर कन्विंसिंग बात नहीं कर रहा है, तो फिर स्टॉक से एग्जिट भी कर जाओ। और अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो तो मोमेंटम में जो जो स्टॉक है उसमें मोमेंटम पार्टिसिपेट करो। अगर मोमेंटम डाई डाउन हो रहा है तो उस स्टॉक से एग्जिट करने का भी प्लान बनाओ। मेरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग मॉडल पूरा बहुत क्लियरली लर्न टू ट्रेड में मैंने मेंशन किया। अभी मैं लर्न टू ट्रेड वर्जन 2 कर रहा हूँ अनुपूर्णा जी के साथ, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है उधर में तो आप प्लीज़ पोस्ट करिए, वीडियो में कमेंट में डाल दीजिए, या एक फॉर्म मिलता है उस फॉर्म में डाल दीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस ले पाएँ और मोमेंटम इन्वेस्टिंग का पूरा एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हम आपको दे पाएँ। ये जो इन्वेस्टमेंट थीम की जो जर्नी है, ये भी उसी मोमेंटम इन्वेस्टिंग जर्नी का एक स्टेज है। ऑलराइट, चलिए अच्छा लगा होगा ये प्रेजेंटेशन आपको, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड ये PPT डाउनलोड कर लीजिए अगर चाहिए तो। और ये जो प्रोसेस मैंने बनाया ना, इस प्रोसेस को आप भी अडॉप्ट करिए और अपनी जर्नी को इस प्रोसेस के अराउंड में डेवलप करिए। ऑलराइट, याद रखिएगा ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर और जय हिंद।